हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकेडमी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सोम क्वेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। सो डियर फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, मैं काफ़ी दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो सीरीज है आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने जो सॉम कंप्लीट किया था हमारे दूसरा जो चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई पे, एक तो सॉम आप वहाँ से पढ़ लीजिए पूरा। जितने क्वेश्चन मैंने उस सॉम की सीरीज में करा उसको कर लीजिए। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूँ, सॉम की ये क्वेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, ये बेटा अगर आपने कर ली, और वो मेरा जो सॉन्ग का जो कोर्स है जो यूट्यूब के दूसरे चैनल पे पड़ा हुआ है, इतना अगर आपने कर लिया, इसके परे फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, मेरे लिटिल इंट्रोडक्शन से, मेरे बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन डियर फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गौरव बाबू और पिछले कई सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे अकेडमी के लिंक पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, ये मेरी प्रोफाइल मिलेगी आपको जब आप अनअकैडमी के पेज पे जाओगे। सो आई एम द टॉप 10 एजुकेटर राइट नाउ। 17 टॉप 20 में मैं हूँ अगर तो सारी ब्रांचेस को इंक्लूड किया जाए, लाइक मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएस। बट केवल अगर मैकेनिकल को कंसिडर किया जाए तो आई मीन टॉप 10 राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आपको जो विश्वास है मेरे प्रति, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। बाकी दोस्तों, ये मेरे डेडिकेशन हैं जो बच्चे मुझे देते हैं, एक्चुअली ये बच्चों के डेडिकेशन है मेरे लिए। तो इनको एक बार पढ़िए। बेसिकली दीज आर द फीडबैक्स, ये फीडबैक्स है बच्चों के जो बच्चे मुझे देते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मेरी चीज़ें समझ में आती है, तो आप भी डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली मुझे 2 बार लगातार एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। एक तो मिला है जुलाई 2020 के लिए, और एक मिला है सितंबर 2020 के लिए। वो अभी रिसीव नहीं हुआ है, वो जैसे रिसीव होगा मैं आपको शो करूंगा। अनअकैडमी का दोस्तों प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और स्पेशल क्लासेस को देखना चालू करिए। मेरे कुछ स्पेशल क्लासेस के ग्लिम्स में आपको बताता हूँ। कॉलम की फुल सीरीज पड़ी हुई है, इस वेल्डिंग के लिए पूरा फुल सीरीज बनाया हुआ है, मेटल फॉर्मिंग के ऊपर फुल सीरीज बनाया हुआ है, थ्योरीज ऑफ फेलियर पूरी पड़ी हुई है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर वीडियो पड़े हुए हैं। बेटा क्या चाहिए, इन सारे वीडियोस को देखिए। ये केवल और केवल मिलेंगे अनअकैडमी के हमारे स्पेशल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे बेटा स्पेशल क्लास बोलते हैं उसको सिंपली। तो ये जो स्पेशल क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए बेटा आपको पैसा नहीं पे करना होता। नाउ, बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट से जो डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, टुकड़ों में भटकने से कि कुछ वीडियो यूट्यूब से देख लिए, कुछ कुछ और दूसरे चैनल से देख लिए, कुछ कहीं से देख लिए, है ना। फिर कहीं कुछ टुकड़ों, कुछ कुछ टुकड़ा कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, स्पेशल क्लासेस से उठा रहे हैं। तो बेटा मेरा सजेशन ये है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो सब्सक्रिप्शन लेने में सक्षम है और इच्छुक भी है, इनको लगता है कि यहाँ पे मुझे आगे चल के तैयारी करनी है, तो आई विल सजेस्ट कि बेटा यू कैन यूज माई कोड जीपीएस लाइव एंड यू कैन अवेल द प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने समझाए हुए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये जो कोड है जीपीएस लाइव, ये बेसिकली रेफरल कोड है। इस कोड को डालने का मतलब है कि आप मुझे एज योर मेंटर चूज कर रहे हो, मतलब आप मेरी गाइडलाइन में आना चाह रहे हो, और बेटा अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, बिगेस्ट थिंग इज दैट कि आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप का हिस्सा बनेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं कौन हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, उसके लिए मेरे वीडियोस देखिए, देन यू कैन जज ना। दोस्तों, ये हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की कुछ प्राइस है, ये एक्चुअली विदाउट डिस्काउंटेड है, तो मैं डिस्काउंटेड स्लाइड आपको दिखाता हूँ। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे जीपीएस लाइव, दिस इज द पर्सनल रेफरल कोड ऑफ माइन। इस कोड को आप जैसे ही पेमेंट करने से पहले डालेंगे, हर सब्सक्रिप्शन पर 10% का ऑफ हो जाएगा, और 12 महीने यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 27,225 रुपये का पड़ता है डियर फ्रेंड्स। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटा आपको 34,650 रुपये का पड़ता है। और वहीं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटा आपको 39,600 रुपीज़ का पड़ता है। ये सब्सक्रिप्शन उनके लिए बेस्ट है जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, और जस्ट फाइनल ईयर है, या जस्ट पास आउट हुए हैं। दोस्तों, आप अपनी बीटेक के साथ साथ इस स्टडी को कर सकते हो, और 39,600 रुपये में इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं। दोस्तों, इस पेमेंट को आप टुकड़ों में भी कर सकते हो, मतलब पार्ट पेमेंट भी अवेलेबल है, और इसके अलावा ईएमआई में अगर चाहिए, मंथली इंस्टॉलमेंट में चाहिए, वो भी अवेलेबल है। ये ईएमआई आपको पड़ती है मात्र 1650 रुपये पर मंथ। कैन यू इमेजिन, 1650 रुपये, 1650 रुपीज पर मंथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें आप गेट की, ईएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपको अलग से, ऐसा नहीं है कि गेट की फीस अलग है, ईएससी की फीस अलग है। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आप सारे मतलब मैं बोलूँगा सारी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, जेई की तैयारी भी इसी में हो जाएगी आपकी, अगर आप जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, वो भी इसी सब्सक्रिप्शन में हो जाएगी, अलग से पेमेंट नहीं करना है। पीएसयूज के इच्छुक हैं आपके लिए, पीएसयू जो स्पेसिफिक पीएसयूज है कुछ, उनकी तैयारी भी इसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। अलग से भटकने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता मेरे बच्चों आपको नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में।
बाकी दोस्तों एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें पर्सनल कोच आपको मिलता है, स्टडी ट्रैकर कर स्टडी को ट्रैक करता है वो। इसके अलावा जितने भी आपके प्रैक्टिस है उसके बारे में बताएगा, आपकी स्टडी को ट्रैक करके आपका जो भी जरूरत है मतलब आपको प्लान करेगा पूरा ना, वो सारी चीजें और बेहतर वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं या आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आइकॉनिक में क्योंकि आपको एडिशनल चीजें मिलती हैं इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है दोस्तों ये। इसकी 1 साल की फी है 45,000 रुपये, 24 महीने 2 साल की फी है 60,000 रुपये। बट इफ यू यूज माई कोड जीपीएस लाइव आपको हर सब्सक्रिप्शन पर 10% का ऑफ हो जाएगा। और बेटा ये आपको पड़ेगा, माइनस कर दो इसमें से इतने रुपए और इसमें से माइनस कर दो 6,000, ये पड़ेगा 54,000 का और ये पड़ेगा 40,500 रुपये का, ठीक है दोस्तों। बाकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अन अकेडमी के ऐप पे मुझे मैसेज करिए, या मेरा नंबर दोस्तों आप लोग निकाल सकते हो। कहाँ से मेरा नंबर आप लोग निकाल सकते हो? मैंने जो हमारा दूसरा चैनल लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी, वहाँ पे मैंने जो सॉम की सीरीज पढ़ाई है बेटा, सॉम की सीरीज पढ़ाई है, वाइजैक स्टील की सीरीज मैंने पढ़ाई है, वाइजैक स्टील की सीरीज से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये तो हो गई बात इसकी, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो लगातार मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो आज की जो सीरीज है बेटा उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग और शियर स्ट्रेसेस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन से। गिवन दैट m इज इक्वल टू ई एस बाई ई टी, आई टी इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई ऑफ द टिम्बर पोर्शन and is is the moment of inertia of the steel portion. The equivalent moment of inertia of the flexed beam made up of steel and timber is given by। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है इसमें। दोस्तों ये जो m दिया हुआ है दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलर रेशियो, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर रेशियो। ये मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? मॉड्यूलर रेशियो होता है दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो। एज यू कैन सी स्टील और टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी का, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस, लकड़ी के यंग्स मॉड्यूलस का जो रेशियो दैट इज अ मॉड्यूलर रेशियो। मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ टिम्बर पोर्शन को वो आई टी बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी और आई एस पोर्शन को वो मतलब आई एस को मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ स्टील पोर्शन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लिज्ड बीम मेड अप ऑफ द स्टील एंड टिम्बर इज गिवन बाय। तो पहले समझते हैं फ्लिज्ड बीम है क्या, ये क्या इक्विवेलेंट मेथड आ रहा है। दोस्तों ये मैंने एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं है, ये मैंने प्लस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और ये यूट्यूब पे मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि ये उसमें नहीं आता है गेट वगैरह में। बट स्टिल मे भी पूछ लिया जाए तो मैं यहाँ इसके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द फ्लिज्ड बीम। फ्लिज्ड बीम क्या, देखिए बेटा, दोस्तों लेट्स से कि ये टिम्बर का बीम है, एक लकड़ी का बीम है और ये मैं उसमें लकड़ी के जो ग्रेन्स होते हैं उसको शो कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक। ये लकड़ी का बीम है और अब हम जानते हैं लकड़ी का बीम कमजोर होगा क्योंकि लकड़ी ज्यादा मजबूत मटेरियल नहीं है। तो इसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्टील का एक प्लेट लगा देते हैं इसके ऊपर। ये स्टील का प्लेट बन गया और हम जानते हैं नीचे भी बेंडिंग स्ट्रेस आती है। एडिशनल सपोर्ट लगाने के लिए मैंने स्टील का प्लेट लगा। दिस इज कॉल्ड फ्लिस्ड बीम। इसमें ये पोर्शन स्टील का है, स्टील, और ये बीच वाला पोर्शन टिम्बर का है, टिम्बर। एज पर दी क्वेश्चन स्टील का जो पोर्शन है उसका जो आई दे रखा है वो आई एस है, टिम्बर वाला जो पोर्शन है उसको वो बोल रहा है आई वुड। अब व्हाट इज द इक्विवेलेंट बीम पहले ही समझते हैं दोस्तों। एज वी कैन सी कि यहाँ मटेरियल कुछ और है, यहाँ मटेरियल कुछ और है, ये ऊपर स्टील है, नीचे बीच में वुडन है या मैं बोलूँ टिम्बर है। तो भैया पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक कौन सी बीम में, इक्विवेलेंट बीम में। तो उसका मेथड मैं आपको फिलहाल नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस बता देता हूँ इक्विवेलेंट बीम में हम करते क्या है। देखो दोस्तों, स्टील की प्लेट को एज इट इज छोड़ देते हैं। स्टील की प्लेट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये रही साहब आपकी स्टील की बेस एज इट इज। इसका एक मेथड है, वो अभी नहीं सिखाऊंगा मैं, समय नहीं है हमारे पास, हमारे लिए फिलहाल अभी जरूरी नहीं है।
तो डिटेल में पढ़ना है तो बेटा प्लस पे पढ़ा रखा, प्लस का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं हम। ये बन गया हमारा स्टील वाला पोर्शन। समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विवेलेंट बीम। अब एक मेथड होता है जिसके तहत हम लोग बेटा इस वुडन वाले पार्ट को, टिम्बर वाले पार्ट को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टील में। तो ये जो पार्ट है टिम्बर वाला, इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ किसमें? स्टील में। अभी ये किसका है? लकड़ी का है, इसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो समझिएगा जरा, लेट्स से कि ये जो विड्थ है वो 20 है, 20 mm है फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा अब मैं अगर मैं इसको स्टील में कन्वर्ट करूंगा तो ये टिम्बर जितने लोड को झेल रहा है, समझिएगा, मान के चलो लोड की वैल्यू 1000 किलो न्यूटन मीटर फॉर एग्जाम्पल, या 10 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट को झेल रहा है। तो जितना मूवमेंट ये इतना बड़ा टिम्बर झेल रहा है, स्टील का पार्ट इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? मजबूत कौन होता है? मजबूत होता है स्टील। तो 100 न्यूटन, न्यूटन की बात, न्यूटन बोल देता हूँ सिंपली, 100 न्यूटन के लोड को अगर इतना बड़ा टिम्बर झेल रहा है, 20 mm का टिम्बर लकड़ी झेल रहा है, तो स्टील, जो स्टील को मैं कन्वर्ट करने, मतलब इस वुडन को मैं स्टील में कन्वर्ट करता हूँ, वुड को स्टील में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसकी विड्थ 20 होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्टील मजबूत होता है भाई। तो जितना लोड 20 mm का लकड़ी झेलेगा, उतने लोड को मुश्किल से 10 mm का या 20 mm का, मुश्किल से 2 mm का या 3 mm का स्टील झेल लेगा। तो मैंने क्या किया, इस लकड़ी को कन्वर्ट कर दिया स्टील में। ये बेटा एक मेथड होता है, इससे क्या होता है कि हमारी लकड़ी अब स्टील में कन्वर्ट हो गई, और ये जो बीम है ये कॉमन मटेरियल का बीम बन गया। ऊपर भी स्टील पहले से थी, नीचे भी स्टील जो पहले से, और ये वाली बीम भी, ये वाला पोर्शन भी स्टील बन गया। तो ये जो नया बीम मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट बीम। ये कैसा बीम है? इस बीम का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बीम। दोबारा समझ लो, ये एक प्रोसेस होता है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। एक बात बताओ, दो कमजोर आदमी है, मतलब एक 1000 न्यूटन का, 1000 मतलब मान के चलो, एक लेट से एक एग्जांपल देता हूँ। एक ये कोई वेट है 1000 kg, मान के चलते हैं 1000 kg है, ये कोई एक वेट है। इसको कोई बाहुबली जैसा बंदा है, वो अकेला उठा ले रहा है। ये मान लो बाहुबली है, वो अकेला इसको ऐसे उठा के ले जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि पतले पतले दो चार बिना बाहुबली वाले बंदे हैं, मतलब वो बाहुबली नहीं है, नॉर्मल बंदे हैं। तो अगर अकेला बाहुबली उठा रहा है तो इस लोड को, तो उसके लिए कितने चाहिए होंगे? और मान लो नॉर्मल बंदे हैं तो वो कितने चाहिए होंगे? वो ज्यादा चाहिए होंगे। जितना लोड ये अकेला झेल सकता है, इतने लोड के लिए नॉर्मल बंदे कितने होंगे जो बाहुबली नहीं है, मतलब जो बॉडी बिल्डर नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, जो चवन्नी भर के लौंडे हैं, समझते हो ना? सो मतलब जो पतले दुबले लगे हैं, वो क्या करेंगे? उसके इतने ही लोड को उठाने के लिए, सेम लोड को उठाने के लिए हमें ज्यादा लड़के लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये बाहुबली नहीं है, कमजोर लोग हैं। तो कमजोर लोग का मतलब क्या है? ये कमजोर है, ये मजबूत है, मजबूत। समझिए, जानते हैं अब भैया ये कमजोर लोग हैं, इसलिए सेम लोड को उठाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। ये मजबूत बंदा है तो एक ही बंदे ने काम कर दिया। तो इसको समझ लो, ये टिम्बर है, मतलब लकड़ी है, और ये स्टील है, तो समझो भैया। तो टिम्बर, टिम्बर स्टील 100 kgf को एक ही बंदा उठा ले रहा है, और यहाँ टिम्बर को, टिम्बर जैसे टिम्बर अगर है तो उसको बेटा बहुत सारे मेंबर हमें चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि टिम्बर कमजोर होता है तो ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है। कमजोर है वो, जो मजबूत है वो अकेले ही काम कर गया। इसीलिए बेटा अगर 1000 kgf के लोड को झेलने के लिए अगर टिम्बर की 20 mm की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? उससे कम ही होगी। स्टील क्योंकि मजबूत मटेरियल है, वो कम डायमेंशन में ही काम कर जाएगा। तो ये अगर मान लो 20 है, तो हो सकता है ये कितना हो? ये हो सकता है, ये मॉड्यूलर रेशियो पर डिपेंड करता है हालांकि, ठीक है। तो ये 2 mm में ही काम कर देगा। अगर मॉड्यूलर रेशियो का 10 है तो 2 में काम कर देगा फॉर एन एग्जाम्पल।
तो ये पूरा मेथड है, बट मैं मेथड नहीं पढ़ाने वाला बिल्कुल भी, बस आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट बीम। अब दोस्तों हमने स्टील को कन्वर्ट किया है, वुडन को कन्वर्ट किया है स्टील में। तो आइए अब समझते हैं आगे की कहानी। हमेशा याद रखेंगे इक्विवेलेंट बीम के अंदर एक चीज बेटा याद रखनी है हमें, जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती है, दैट इज एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ई आई बाई एम। आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्यों है समझाता हूँ। दोस्तों इक्विवेलेंट बीम का मतलब ये होता है कि हमने केवल मटेरियल चेंज किया है, बाकी की जो चीजें हैं वो सेम रहनी चाहिए। मतलब चेक करो जरा, पहले ये जो बीम था टिम्बर वाला, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस था वो ये था, और इधर भी इसका न्यूट्रल एक्सिस यही है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो हमारी पहले जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रही होगी, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर अब भी रखनी है हमें। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कंडीशन होती है इक्विवेलेंट बीम की कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना चाहिए। सो लेट्स से अब इसके दो केस बनते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या है कि जब हम स्टील को कन्वर्ट करें वुडन में, इसमें वुडन में, एक केस तो ही बनता है बेटा, दोनों केस हो सकते हैं, याद से सुन लो। मैंने भी वुडन को स्टील में कन्वर्ट किया था, इस टिम्बर को मैंने स्टील में कन्वर्ट किया था। जरूरी नहीं है हम स्टील को वुडन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, यानी टिम्बर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए मैं दोनों ऑप्शन के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। केस टू ये हो सकता है कि हम कन्वर्ट करेंगे टिम्बर को, मतलब स्टील को, टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर को हम कन्वर्ट करेंगे स्टील में। ये केस भी बेटा पॉसिबल है ना। व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, देखो दोस्तों, जो पहले से हम स्टील को वुड में टिम्बर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो पहले जो वुडन का आई था वो तो एज इट इज रहेगा, आई वुडन या आई टिम्बर, आई टिम्बर बोल देते हैं इसको, आई टिम्बर, आई टी प्लस। अब स्टील को आपने वुडन को स्टील में कन्वर्ट किया है, स्टील को टिम्बर में करना है, मतलब चाहिए। अब दोबारा सुनेंगे, तो जो टिम्बर का पहले वाला पार्ट है, ये वाला जो टिम्बर का आई आई टी है, डब्ल्यू ने आई टी, तो वो तो एज इट इज है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टील को टिम्बर में कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा स्टील को टिम्बर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डायमेंशन बड़ी हो जाती है। ये सब पढ़ने वाली चीजें बाद में देखेंगे, फिलहाल समझ लो, बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया कि जब मैंने स्टील को वुडन में कन्वर्ट किया, तो जब मैं स्टील को वुडन में कन्वर्ट कर दूंगा यानी टिम्बर में कन्वर्ट करूंगा, तो एक तो जो पहले से आई टी है वुडन का, ये वाला, वो तो एज इट इज बना रहेगा। अब मैंने स्टील को वुडन में कन्वर्ट किया है, तो ये बनेगा आई टी इक्विवेलेंट। मतलब अब जो स्टील को हमने टिम्बर में कन्वर्ट किया है, वो कितना है साहब, वो बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये केस मैं अगले पेज पे लिख दूंगा। क्या करेंगे, देखो बेटा, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। आर ऑफ टिम्बर मस्ट बी इक्वल टू आर ऑफ स्टील। रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। आर क्या होता है, ई आई बाई एम ऑफ टिम्बर इज इक्वल टू ई आई बाई एम ऑफ स्टील होता है मेरे बच्चों। अब बीम तो एक ही है, क्रॉस सेक्शन तो एक ही है, तो जो मूवमेंट पहले था मूवमेंट अब भी जो मूवमेंट टिम्बर पे था वो स्टील पे भी है, तो मूवमेंट से मूवमेंट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए ये बन गया ई टिम्बर आई टी इज इक्वल टू ई एस आई एस। अब ध्यान से सुनिएगा, आई टी इज इक्वल टू, आई टी इज इक्वल टू ई एस बाई ई टी, क्या आ जाएगा बेटा, आई एस। नाउ ई एस बाई ई टी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से ई एस बाई ई टी को हम एम बोल रहे हैं, दैट इज अ मॉडुलर रेशियो। यहाँ से बेटा आई टी क्या आ गया, यहाँ से आई टी आ गया एम आई एस। अब ये आई टी क्या है, आई टी हो गया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टिम्बर, यानी ये आई टी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई है। तो इसको ये और ये बराबर होने चाहिए। तो फाइनली देखिए क्या आंसर आया,
आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टी प्लस, अब स्टील का पोर्शन को हमने वुडन में कन्वर्ट किया है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा वो एम ऑफ आई एस। ये आ गया हमारा आंसर। चेक करो जरा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन है आई टी प्लस आई एम एस, डी ऑप्शन सही है। अब ये एक संभावना बताई है मैंने, एक्चुअली एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें ऑप्शन नीचे ये भी लिखा होना चाहिए था कि विच वन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये इसमें दिया नहीं है, तो एक तो ये ऑप्शन सही लग रहा है हमें। अब उल्टा करके देखते हैं, अगर मैं अभी मैंने स्टील को टिम्बर में कन्वर्ट किया, अगर मैं टिम्बर को स्टील में कन्वर्ट करता तो क्या होता, टिम्बर को स्टील में कन्वर्ट करते तो क्या होता। देखो भैया, आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो स्टील का है पहले से वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब जो नया स्टील वाला आ जाएगा वो कहां से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकल आएगा बेटा, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आई टी निकाला था, अब उल्टा कर लो, अब आई एस निकाल लो इसी फॉर्मूले से, तो आई एस क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, आई एस इज इक्वल टू ई टी बाई ई एस आई टी, ई टी बाई एस क्या हो जाएगा 1/m, आई एस इज इक्वल टू 1/m आई टी, तो आई टी बाई एम लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे मैं, आई एस की जगह पे आई एस, और ये बन जाएगा आई टी बाई एम, यानी कि आई इक्विवेलेंट आ गया कितना, आई एस प्लस आई टी बाई एम। ये ऑप्शन है क्या, चेक करो, आई एस प्लस आई टी बाई एम, यस, ये दो, दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट, तो एमएसक्यू के हिसाब से सोचें तो बी एंड डी आर करेक्ट, तो इसमें दो ऑप्शन है बेटा, बी करेक्ट है एंड एस डी करेक्ट है। ठीक, बाकी दोस्तों मैं भी शायद आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो, क्योंकि बेटा ये मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, इसलिए आपको टफ लगेगा ये, नो डाउट। लेकिन जिन बच्चों ने इक्विवेलेंट बीम मेथड मुझसे पढ़ा रखा है उन्होंने इसको फेंक दिया होगा, वो जानते भी होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए बेटा यही दिक्कत होती है, इसलिए बोलता हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो आप, अगर आप डेडिकेटली स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो इसमें कुछ नहीं होता बेटा, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वेट करनी होती है, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट टिम्बर बन गया और ये इक्विवेलेंट एस बन गया, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज दिस, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम शोन इन फिगर 1, ये रहा, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, इट्स आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 3, इसका पहले से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है एक्स एक्स के अबाउट, इट्स सब्जेक्टेड टू लोड शोन इन फिगर, और इस तरह की बेटा लोडिंग हो रही है, यानी ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है बीम का मात्र, और ये बीम की लोडिंग दे रखी है, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम वुड बी, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन पूछ रहा है, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम वुड बी, ये है बेटा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये जो दिया हुआ ना ये लोडिंग डायग्राम, इस लोडिंग डायग्राम को बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, कैसे, समथिंग लाइक दिस। ये है बीम, 0.3 किलोन्यूटन, 0.3 किलोन्यूटन, यहाँ पे 0.3 किलोन्यूटन का लोड है, लाइक दिस, 0.3 किलोन्यूटन, और यहाँ पे भी है 0.3 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये दिया हुआ है रिएक्शन, मतलब ये है सपोर्ट, कुल मिला के एक सपोर्ट ये और एक सपोर्ट इधर है, यानी कि ये ओवर हैंगिंग बीम है सर, बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। बाकी 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, ये 3 मीटर है साहब, ये 4 मीटर है साहब, और ये 3 मीटर है साहब, इतना दिया हुआ है। तो बेटा सिमेट्रिक लोडिंग है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, ये जो रिएक्शन आएगा कितना आएगा, लेट्स से इसका नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी, तो रिएक्शन कितना आ जाएगा बेटा 0.3 किलो न्यूटन, ये वाला। और ये रिएक्शन आर सी कितना आ जाएगा, आर सी इज इक्वल टू 0.3 किलो न्यूटन। इक्विवेलेंट मतलब क्या था, कैसी लोडिंग है, सिमेट्रिक लोडिंग है, तो सेम रिएक्शन आ जाएगी। अब बेटा इसका बीएमडी क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा,
सब पढ़ा रखा है मैंने, पूछना मत क्या बनेगा, मैं खुद बना के दे देता हूँ आपको। बस ये मत पूछना कैसे बनाया है, उसको देखने के लिए मेरे SFD VMD का लेक्चर देखिए। नाउ दिस इनटू दिस 0.9, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट होगा बेटा, फिर ये 0, ये बनेगा मैक्सिमम, ये बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बनेगा नहीं बनेगा? अब दोस्तों सी केयरफुली, ये मूवमेंट कितना आ रहा है बेटा, 0.3 इंटू 3 यानी कि 0.9 किलो न्यूटन मीटर। तो ये भी कितना होगा, 0.9 किलो न्यूटन मीटर। पूछ रहा है वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताइएगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम। ठीक, तो निकाल लेते हैं बेटा। हॉगिंग हो रही है मतलब पूरा बीम इस तरह से होगा, यानी अपर फाइबर में टेंशन आएगा बीम के, तो वही आपसे वो पूछ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बीम हॉगिंग करेगा। तो बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग कितना है, एम मैक्स। मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है भाई। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, सिग्मा बेंडिंग मैक्स इज इक्वल टू एम मैक्स अपॉन आई इंटू वाई। एम मैक्स की वैल्यू आपने निकाली है 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने इसको, देखना मत मेरी शक्ल, न्यूटन ने एमएम में कन्वर्ट कर दिया है। आई की वैल्यू आपको दी हुई है, कहाँ है साहब आई की वैल्यू, ये रही, आई की वैल्यू दे रखी है, कहाँ ये रही, 3 × 10⁻⁶ mm4 इंटू वाई। अब बेटा यही गड़बड़ हो जाएगी आपकी, अब समझ लो क्या कहानी है, क्योंकि बीम पूरा सैगिंग कर रहा है, सैगिंग सॉरी हॉगिंग, यानी बीम ऐसा जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ आएगी, अपर फाइबर पे, अपर फाइबर पे। बॉटम फाइबर पे क्या आएगा बेटा, इस बीम के बॉटम फाइबर पे कंप्रेशन आएगा, क्या आएगा, कंप्रेशन। इस बीम के बॉटम फाइबर पे कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा केवल अपर फाइबर पे। तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम। तो बेटा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए तो अपर फाइबर के लिए वाई की वैल्यू कितनी लूंगा मैं, 70। अगर आपने 50 ले ली गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो कितना लेना है बेटा, इनटू वाई की वैल्यू ले लेंगे हम 70। इसको अब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेट मी हैव कैलकुलेटर। नाउ मैं सॉल्व करता हूँ उसको, 0.9 इंटू, ये आ रहा है 21। तो ऑप्शन में कुछ है, ऑप्शन इसके यही नहीं है, लेकिन चेक ऑप्शन है कि नहीं मेरे पास, एक मिनट। टाइपिस्ट ना मिस्टेक बड़ी करता है। हम्म, ऑप्शन है बेटा, ठीक है, तो ऑप्शन में है। हम्म, चलो, सो ऑप्शन दिया हुआ है, अब देखो जरा जानते हैं बेटा, सबसे पहली चीज, हाँ, ये किलो न्यूटन था, 0.9 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर था, एक मिनट, 0.3 × 3, ठीक है, 0.9 किलो न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया ये, तो एम अपॉन आई इंटू वाई, तो ये हो गया 0.9 किलो, किलो को तोड़ दिया तो ये हो गया न्यूटन मीटर, और मीटर को तोड़ दिया तो 10⁻⁶ न्यूटन एमएम हो गया। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये वैल्यू थी 0.9 किलो न्यूटन मीटर, तो किलो के लिए आ गया 0.9 एज इट इज, किलो के लिए आ गया 10⁻³ और मीटर को एमएम में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ इंटू 70 आ गया वाई की वैल्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ 3 × 10⁻⁶ mm4।
तो सब कुछ बेटा हमारा एमएम में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से बेटा स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन एमएम स्क्वायर में, तो निकाल लो बेटा। ठीक, कितना आ जाएगा ये? इट इज कमिंग आउट 0.9 इंटू 21 आ रहा है बेटा, 21 मेगा पास्कल, खत्म। दिस इज द आंसर, छाप लो। ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 21 है ना, जो मेरा पीडीएफ मैंने बांटा हुआ है आप लोगों को उसमें ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, 21 आंसर में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है भाई, a cross section of a timber beam with a steel strip, ये रहा, ये नीचे टिम्बर बीम हो गया, ऊपर स्टील का स्ट्रिप है, इज शोन इन द फिगर। इट इज सब्जेक्टेड टू द सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग का मतलब बीम ऐसे घूमेगा, बहुत बढ़िया। और न्यूटन मीटर में है, बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ है इतना न्यूटन मीटर। आई एक्स एक्स आपको दिया हुआ है, मतलब ये इसका जो भी न्यूट्रल एक्सिस होगा उसका आपको मूवमेंट वेलोसिटी पहले से दिया हुआ है, आपको कुछ, आपको अपनी तरफ से नेता बनने की जरूरत नहीं है, पहले दिया हुआ है। मॉड्यूलर रेशियो 20 दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया चीज दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है ई एस बाई ई डब्ल्यू, और द ई टिम्बर वी कैन से, ये आपको दिया हुआ है 20। द स्ट्रेस एट द लोअर सरफेस ऑफ द टिम्बर एंड द स्टील विल बी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। आपको टिम्बर के लोअर लोअर सरफेस पे, यानी यहाँ पे स्ट्रेस बतानी है इस जगह पे, और स्टील के लोअर सरफेस पे यहाँ पे आपको स्ट्रेस बतानी है, ये है क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझिए और करिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। निकालते चलो। ये वाई बार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 30 दे रखी है, और ये 10 दे रखा है, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 30 दे रखा है। ये करते हैं सोल्व। तो स्ट्रेस एट वाई इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा बेटा, निकालते हैं जरा। स्ट्रेस होता है एम अपॉन आई इंटू वाई। एम की वैल्यू कितनी है बेटा? एम की वैल्यू है 100 न्यूटन मीटर, 100 इंटू 10 टू पावर 3, एम एम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। आई की वैल्यू दे रखी है आपको 1250 इंटू 10 पावर 4, 1250 इंटू 10 टू दी पावर 4। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है वाई के, बेटा हम देखो, मैं कहाँ निकालने वाला हूँ, इस पॉइंट पे निकालने वाला हूँ, इस जगह पे, इस जगह पे स्ट्रेस निकालने वाला हूँ। तो कितनी वैल्यू लूंगा वाई की मैं? 20 इंटू 20। इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा वाई एट 20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, दिस वैल्यू शुड कम 1.6। लेट मी चेक। 1250 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 4। बेटा एक बार मैं डेटा चेक कर लूँ, एक मिनट दे दो जरा मुझे, मुझे टाइपिस्ट पे ना भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हो रही ना गड़बड़, 1000 न्यूटन मीटर है, वही मैं कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। 1000 न्यूटन मीटर करो बेटा इसको, 1000 न्यूटन मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा बेटा 1.6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये आ गई वाई इक्वल टू 20। बेटा इसका कोई नेचर बताएगा मुझे कि किस नेचर की है? क्योंकि सैगिंग हो रही है, सैगिंग का मतलब क्या? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली फाइबर कैसी होंगी? कंप्रेशन में होंगी, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली फाइबर किस में होंगी? टेंशन में होंगी, ठीक है। यानी ये नेचर भी पूछेगा, ध्यान रखना। तो दिस इज द कंप्रेसिव, कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। छापो यहां तक। और क्या पूछ रहा है वो?
बेंडिंग मोमेंट। मैं एक बार बेटा पूरा ना क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने टाइपिस्ट पे भरोसा नहीं रहा है, मुझे इसकी कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर बीम विद a steel strip is shown in the figure, is subjected to the sagging bending moment of this I-axis is this, and the modular ratio is m, that stress the lower surface of the timber, ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ द टिम्बर एंड स्टील, टिम्बर्स एंड स्टील की लोअर सरफेस, ठीक है, surfaces of timber, lower surfaces, mind it please, lower surfaces of timber and steel will be, ठीक है। अब दोस्तों सुनिए, ये जो आपने भी स्ट्रेस निकाली है ना दूसरा, ये टिम्बर में निकली है, अभी टिम्बर की इस सरफेस पे निकली है, टिम्बर की इस सरफेस पे निकली है, उसने पूछा है स्टील की सरफेस पे बताइए, तो ये अभी जो स्ट्रेस आपने निकाली है टिम्बर में निकली है। अब देखो मैंने ये इक्विवेलेंट बीम मेथड होता है एक्चुअली, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा बताया कि स्टील की प्लेट जब ऊपर लगी होती है, तो अभी दोस्तों ये हमने इस जो स्ट्रेस निकाली है ये किस में निकली है, टिम्बर में निकली है, दिस इज इन टिम्बर। पूछ किस में रहा है, पूछ रहा है स्टील में, तो यही स्टील का लोअर सरफेस है। अब इसमें क्या करो बेटा, स्टील बेटा ज्यादा स्ट्रेस को झेलेगा, तो स्ट्रेस एट वाई इक्वल टू 20 बट इन स्टील, कुछ मत करो, मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज m इंटू वाई 20 ऑफ वॉट, टिम्बर, कितना आ जाएगा बेटा, मॉड्यूलर रेशियो दे रखा है 20 और ये वैल्यू आ रखी है 1.6, कितना आंसर आ गया, ये 32 आ गया, 1.6 इंटू 20 दैट इज 32, 32, तो अब आया आंसर 32 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये आई बेटा y इक्वल टू 20 पे स्टील के अंदर पे, क्योंकि बेटा जंक्शन होता है, जंक्शन पे स्ट्रेसेस इस तरह से वेरी करते हैं, मतलब यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे इसका अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में बनाऊं ना, इट इज लाइक दिस, नीचे टिम्बर में टेंशन, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये ऊपर वाला पार्ट और फिर ऊपर स्टील, ये इस तरह से वेरी करेगी बेटा, इस तरह से यहाँ, और फिर स्टील में वैल्यू बढ़ जाती है लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये बनेगा। ये सब पढ़ाया हुआ बेटा मैंने अपने बच्चों को जो प्लस पे हैं, तो आप लोग जो नहीं पढ़े उस चीज को तो घबराना नहीं है, ये मुश्किल से ही पूछा जाएगा गेट के पेपर में, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, मे भी पूछ ले तो आपको क्या करना है, ठीक। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रेस निकाली है वो निकली है 1.6, वो ये वाली मैग्नीट्यूड है, दिस वन 1.6, और यहाँ जो स्ट्रेस अभी हमने निकाली है दिस इज द 32, ये है स्टील की स्ट्रेस, और ये कौन सी स्ट्रेस है, वुडन की स्ट्रेस, वुडन। अब वो नीचे वुडन के इस वाले पोर्शन पे और पूछ रहा है, नहीं इस जगह पे पूछ रहा है ये वाली, इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो बड़ा आसान है, वैसे निकाल लेंगे हम, कैसे निकलेगी देखो, एम सिग्मा टिम्बर एट बॉटम, बॉटम सिग्मा टिम्बर एट बॉटम कैसे निकलेगी, एम अपॉन आई इंटू वाई, एम की वैल्यू है 1000 न्यूटन मीटर, यानी कि 1000 इंटू 10⁻³ एम में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू है 1250 इंटू 10⁻⁴। अब बेटा वाई, वाई चेंज हो जाएगा बस, वाई कौन सा लेंगे इस बार, नीचे वाला, यहाँ तक नीचे वाला, तो टोटल कितना चेक करो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 100, 20 इसमें से माइनस कर दो तो 80 बचा, ये कितना बचा 80, 80 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, आ गया आंसर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6.4, टिम्बर के बॉटम में जो स्ट्रेस आ रहा है दिस इज हाउ मच, 6.4 मेगा पास्कल और द न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। दोस्तों इसमें अगेन ऑप्शन उसने टाइप नहीं करे हैं, ऑप्शन पेपर में दिए हुए हैं, तो जो टेस्ट पेपर मैंने दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में जो दिया हुआ है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो कर रहा है बेटा डी ऑप्शन, हाँ, इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है, एक सेकेंड, सी ऑप्शन, सी मैच कर रहा है बेटा, है ना, क्योंकि स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस है, नीचे टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा जो मैंने पीडीएफ आपको दिया होगा उसमें से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा सब इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। नेक्स्ट प्लीज,
दिस वन, अ टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ बीम लोडेड बाय द एंड कपल। कोई टेस्ट कंडक्ट किया गया बीम के ऊपर लोडेड बाय द एंड कपल, मतलब एंड कपल का मतलब उस पर प्योर बेंडिंग लगी हुई है। द फाइबर्स एट द लेयर सी डी, फाइबर्स एट लेयर सी डी, ये रहा, आर फाउंड टू लेंथन बाय, मतलब जो सीडी हमारी लेयर है उस वो लेंथ उसकी बढ़ जा रही है। एंड द फाइबर एट द लेयर ए बी शॉर्टेंड बाय, ए बी की लेंथ घट जा रही है इन 20 mm गेज लेंथ, गेज लेंथ दे रखी है 20 mm, shown in the figure, taking e this the flexural stress at the top fiber। क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। एक बीम का टुकड़ा आपको दिया हुआ है, ये इस बीम का टॉप फाइबर हो गया, ये इस बीम का बॉटम फाइबर हो गया। क्वेश्चन ने बोला है कि सीडी में लेंथ इन हो रहा है, मतलब इट इज ऑब्वियस कि ये वाली फाइबर स्ट्रेच कर रही है, और ए बी इन शॉर्टन, यानी कि ए बी वाली फाइबर कंप्रेस कर रही है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में कहीं पे बीच में पता नहीं कौन सी जगह पे कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस है। वी डू नॉट से कि वो बीच में होगा एग्जैक्टली, बट हमें इतना पता है बीच में कहीं पे है। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन वो नहीं पता, बट इतना पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस है। क्यों? क्योंकि सीडी फाइबर का नेचर है टेंशन वाला, ए बी फाइबर का नेचर कंप्रेशन वाला, यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस जरूर है। अब अब वो बोल रहा है कि सीडी साहब एलोंगेट कर जा रही है, तो पहले इसमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी हमें। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज वाई, ये कितनी बचेगी बेटा? 100 माइनस वाई बचेगी। अब सीडी फाइबर आपको दिया हुआ है, और ये सीडी फाइबर एलोंगेट कर रहा है बाय दिस, यानी कि आपको सीडी फाइबर का चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, और आपको इनिशियल लेंथ दिया हुआ 20 mm गेज लेंथ। 20 mm गेज लेंथ का मतलब है इनिशियल लेंथ। तो क्या आप सीडी फाइबर का स्ट्रेन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन इन द सीडी फाइबर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और द गेज लेंथ। चेंज इन लेंथ जो क्वेश्चन में दे रहा है वो दे रहा है 0.03 डिवाइडेड बाय एल कितना दिया है बेटा? 20। तो ये कितनी स्ट्रेन आ गई बेटा? स्ट्रेन इन सीडी कितनी आ गई? स्ट्रेन इन सीडी आ जाएगी आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻3। इसी तरह से क्या हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं ए बी फाइबर में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी फाइबर कितना हो जा रहा है बेटा? शॉर्टेंड बाय 0.09, 0.09 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 20। गेज लेंथ दोनों का सेम है बेटा, है ना? ये कितना हो जाएगा? 0.09 डिवाइडेड बाय 20, इट इज कमिंग आउट 4.5 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा मुझे स्ट्रेन पता चल गया इस वाली जगह पे, और मुझे स्ट्रेन पता चल गया इस वाली जगह पे। तो क्या मैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना सकता हूँ? बेटा मैंने पढ़ा रखा है सोम के लेक्चर में कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूट होती है कैसे होती है? लीनियरली। तो सी एवरीवन, एसएफडी बीएमडी के मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, मैंने पढ़ा रखा है कि स्ट्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो लीनियरली होती है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। अब स्ट्रेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? लीनियरली, लाइक दिस, ऐसे करके। दिस इज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड दिस इज टेंसाइल स्ट्रेन। मेरे बच्चों, क्या आपको ये मैग्नीट्यूड पता है इस वाली जगह पे? जी हाँ, बिल्कुल पता है। ये मैग्नीट्यूड कितना निकाला अभी अभी हमने? ये मैग्नीट्यूड निकाला है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्या आपको ये ए बी फाइबर का मैग्नीट्यूड पता है? ये वाला बिल्कुल पता है। कितना निकाला अभी थोड़ी देर पहले हमने? ये रहा 4.5 इंटू 10⁻⁻3। क्या आपको ये डिस्टेंस पता है कितनी है? जी हाँ, कितनी है? वाई। क्या आपको ये डिस्टेंस पता है? ये डिस्टेंस कितनी है नीचे? जी हाँ, बिल्कुल पता है, 100 - वाई। 100 - वाई क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 100 है। ठीक है। सो बेटे वो क्या हम लोग इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? एक ट्रायंगल ये बन गया, ये वाला, एक ट्रायंगल नीचे बन गया, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसकी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लगाएंगे?
1.5 into 10 to the power minus 3 divided by y is equal to 4.5 into 10 to the power minus 3 divided by 100 minus y। कैसे साहब? दिस अपॉन दिस, मतलब हॉरिजॉन्टल अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हॉरिजॉन्टल अपॉन परपेंडिकुलर ले लिया सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ये वैल्यू है 4.5 और परपेंडिकुलर कितना 100 माइनस वाई। इस तरह से बेटा वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। कितना आ जाएगा बेटा? 10 to the power 3 से 10 to the power 3 गया, 1.5 से ये 4.5 गया 3 बार, ये आ गया 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y। ये हो गया 100 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 25। दिस इज द थिंग। तो ये mm में हमारा y निकला, यानी हमें अब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि साहब जो न्यूट्रल एक्सिस है वो CD फाइबर से, y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 25, यानी CD फाइबर से जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो कितनी डिस्टेंस पे है? 25 mm पे। 100 में से बेटा 25 गए तो ये कितना बचा? 75, यानी कि ए बी फाइबर से हमारा न्यूट्रल एक्सिस 75 पे है। खत्म। अब पूछ क्या रहा है बेटा? अब वो पूछ रहा है कि भैया फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मतलब बेंडिंग स्ट्रेस द टॉप फाइबर। टॉप फाइबर मतलब ये। तो दोस्तों अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 25, ये वैल्यू ऑलरेडी 50 दी हुई है, ये बेटा ये वाली वैल्यू 50 दे रखी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 75। तो बेटा मैं अगेन, अब मुझे ये वाली स्ट्रेन अगर पता चल जाए, दिस इज व्हाट स्ट्रेन टॉप। टॉप की स्ट्रेन होगी, टॉप फाइबर की स्ट्रेन होगी, ये टॉप फाइबर है। तो टॉप फाइबर की स्ट्रेन के लिए मैंने क्या किया? सिमिलर ट्रायंगल की सेम प्रॉपर्टी दोबारा लगा दी। तो एप्सिलॉन टॉप डिवाइडेड बाय वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 75, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी है बेटा? ये वाली 25, 25। कितना आ गया बेटा? ये एप्सिलॉन टॉप आ गया हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं उसको। 25 से क्या 3 बार 4.5 आ गया, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये टॉप फाइबर की स्ट्रेन आ गई। अब स्ट्रेस निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? बेटा हुक्स लॉ लगा दूं। तो एज पर दी हुक्स लॉ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है ई इंटू स्ट्रेन। टॉप की पूछ रहा तो टॉप लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको टॉप लिख दो, एक ही बात है। कितना आ गया बेटा? ई की वैल्यू दे रखी है 200 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 to the power-3। कितना आ गया बेटा? ये 900। तो सिग्मा टॉप जो आ रही है दैट इज 900 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और वी कैन से मेगा पास्कल। दिस इज द आंसर। खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, और ये मुझे याद आ रहा है शायद मैंने वहां भी कराया था आपको। ठीक है, तो 900 मेगा पास्कल ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक। आगे आंसर बेटा 54 भर का क्वेश्चन है। ठीक है, छापिए फटाफट। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। नाउ दिस क्वेश्चन, it is again very interesting question. So a 20 centimeter long rod of uniform rectangular cross section, okay, एक काम करते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है, जो वाइड है, कितना वाइड? 8 mm वाइड। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 200 mm। सीधे लेंथ में कन्वर्ट कर लिया इसको मैंने, ये 200 mm लंबाई में है, ऐसे करके। और
8 mm वाइड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 mm वाइड हो गई, mm। और थिकनेस कितनी दे रखी है बेटा ये वाली? दिस थिकनेस इज 1.2 mm। ये हो गई हमारी रॉड। ठीक है, ये है बेटा, इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। अब इसको क्या किया गया, इस पे बेंडिंग मूवमेंट लगा के, ऐसे करके इमेजिन करो बेंडिंग मूवमेंट लगा रहे हैं, इसको बेंड कर दिया गया ऐसे करके, ये बेंड हो जाएगी बेटा, लाइक दिस। इसको सर्कुलर आर्क में तब्दील कर दिया गया ऐसे करके। 2D फिगर बना रहा हूँ मैं, 3D नहीं बना रहा है ना। इस तरह से इसको सर्कुलर आर्क में तब्दील कर दिया गया, ठीक है, विद द सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.8 सेंटीमीटर। क्या बात है, सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, इसको मैं आगे समझाता हूँ और मजा आएगा। मतलब ऐसे करके बीम था ये, ऐसे करके 200 mm इसकी लंबाई थी टोटल, 1.2 mm थिक था, ऐसे करके लाइक दिस। ये क्या था बेटा, ये इसका एक्सिस हो गया इस तरह से। अब इस पे मूवमेंट लगाया गया लाइक दिस टू फॉर्म सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का मतलब है इसको इस तरह से सर्कुलर आर्क में तब्दील किया गया, लाइक दिस, लाइक दिस। आगे देखते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, सर्कुलर आर्क रिजल्टिंग द सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर को अगर mm में कन्वर्ट करें तो 8 mm। 8 mm का सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट मिला। सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है बेटा, ये पॉइंट जो सेंटर था वो नीचे आ गया, और ये जो वैल्यू है दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू 8 mm। ये बोल रहा है बेटा वो, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन हो गया ना बेटा, यहाँ पे बीम डिफ्लेक्ट कर गई बेंडिंग की वजह से, ये चीज उसने बोली है, लाइक दिस। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नेग्लेक्टिंग द सेकंड ऑर्डर क्वांटिटी इन द कंप्यूटेशन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर क्वांटिटीज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे अपनी कंप्यूटेशन में। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल सरफेस स्ट्रेन इन रॉड। सरफेस पे स्ट्रेन आपको बतानी है, मतलब कुल मिला के एक्सट्रीम जो फाइबर्स हमारी टॉप या बॉटम, उस पर आपको क्या बताना है, स्ट्रेन बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए करते हैं शुरुआत, इसमें स्ट्रेन हमें पता लगाना है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं बट इसमें लिखे नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस इसमें दिए हैं बट इसमें लिखे नहीं है। चलिए स्ट्रेन पता लगाते हैं। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखो मेरा समझो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ऐसा कुछ दिया हुआ है, स्ट्रेन आपसे पूछ रहा है, और ऐसा कुछ डायग्राम सा दिया हुआ है, तो भैया कॉमन सेंस है कि कर्वेचर बन रहा है तो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का खेल आने वाला है। कॉमन सेंस है ना ये, जैसे करके मान के चलो ये कर्वेचर को हम आगे बढ़ाएंगे अब, ऐसे करके कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ फंडा इसमें लगना चाहिए, ऐसे कुछ हो रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फंडा लगना चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे अब, लगाते हैं। इसी डायग्राम को मैं एक दूसरे रूप में आगे बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा छोटे फॉर्म में। ऐसे था, फिर ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट करी बीम। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा पूरा सर्कल ही बना डाल रहा हूँ। मैंने मान लिया सर्कल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, ये सेंटर होगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये भी क्या होगी टोटल, दिस इज फ्रॉम सेंटर, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट इसको मैंने डेल्टा बोला हुआ है।
ये क्या बचेगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बचेगा आर माइनस डेल्टा। और ये जो लेंथ है बेटा ये कितनी हो जाएगी, ये दे रखी है 200 mm, यानी कि 100 ए और 100 ए। अब बेटा इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है दिस इंटू दिस, मतलब 100 इंटू 100 इज इक्वल टू दिस डेल्टा इंटू यहां से लेके यहां तक, ये पूरा यहां से लेके यहां तक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आर प्लस आर माइनस डेल्टा। आर और ये वैल्यू आर माइनस डेल्टा, ये सर्कल की प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया बेटा 10⁴ इज इक्वल टू, ये हो गया डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर, टू डेल्टा आर, क्योंकि आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 आर हो जाएंगे, 2 आर इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड ऑर्डर को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, 0 कर दिया। यहाँ क्या है बेटा 10⁴ इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू 8 mm है, इज इंटू आर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, कितना आ गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, 625 mm। आपका भी यही आ रहा है, एक बार चेक करिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 625 mm। ठीक, पूछा है उसने कि स्ट्रेन बताइए बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन भी बता देंगे हम बेटा, क्या दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बता देंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, देखो जरा। स्ट्रेन क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर। अब मूवमेंट तो दिया नहीं है, तो इस वाले टर्म को तो छोड़ दो बेटा, इसको तो हटा दो। तो सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, वाई तो बोल सकते हैं हम लोग। अब सिग्मा बेंडिंग क्या होती है, सिग्मा बेंडिंग होती है हुक्स लॉ के हिसाब से ई इंटू स्ट्रेन, ई इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू ई इंटू वाई बाई आर। ई से ई बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्ट्रेन कितना आ जाएगा बेटा, स्ट्रेन आ जाएगा वाई बाई आर। बट अब वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, क्रॉस सेक्शन से, ये रहा। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इनका क्रॉस सेक्शन। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से मेजर करने पे वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू हो जाएगी 0.6, कितनी हो जाएगी, 1.2 है ना, 1.2 का आधा कितना हो गया, 1.2 mm का आधा हो गया 0.6। तो मैं पुट कर देता हूँ 0.6 डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 625। 625 आ रहा था आर की वैल्यू, यस। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 0.6 डिवाइडेड बाय 9.6 कुछ वैल्यू आ रही है बेटा, 9.6 इंटू 10⁻⁻4। Strain is coming out 9.6 into 10⁻⁻4। This is the answer। खत्म, छाप लो। छापो दोस्तों फटाफट। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए अभी और भी क्वेश्चंस हैं, सबको निपटाएंगे बेटा वन बाई वन। नाउ ये कॉन्सेप्ट मैंने बेटा यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको निपटाते हैं। तो क्या कह रहा है, बीम विद क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो सब्जेक्टेड टू द पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। पॉजिटिव का मतलब होता है सैगिंग, और सैगिंग में कॉजिंग द कंप्रेशन एट द टॉप। ऑब्वियस सी बात है, सैगिंग हम करते हैं, कोई बीम है लाइक दिस, उसके हम सैग करेंगे ऐसे करके, तो टॉप फाइबर पे ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, टॉप फाइबर पे कंप्रेशन आएगा। तो वैल्यू दे रखी है एम की कितनी, 16 किलो न्यूटन मीटर, 16 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द हैज्ड एरिया, ऑब्वियस सी बात है, ये सब हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। 75 और 75 सही है, न्यूट्रल एक्सिस हो गया 100। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर सैगिंग मूवमेंट लगा हुआ है तो नीचे वाले पोर्शन में टेंशन आएगी, ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन आएगा। अगर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है बीम का, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, तो ऊपर वाले पार्ट्स में कंप्रेशन, नीचे वाले टेंशन। तो ये क्या बता रहा है, सही बात है, वो तो हम भी जानते हैं। तो पूछ रहा है कि टेंसाइल फोर्स बताइए हैज्ड एरिया,
ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो निकालते हैं बेटा कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए ये। चवन्नी भर का क्वेश्चन। तो एफ शेडेड नाम से मैंने उस टाइम पे यूज किया था इसको, या हैज्ड बोल दो। एफ हैज्ड एरिया, हैज्ड एरिया का फोर्स हमें बताना है, तो इसका फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने आपको, डेराइव भी किया था। क्या था फॉर्मूला? सिग्मा बेंडिंग मैक्स डिवाइडेड बाय वाई मैक्स इनटू वाई बार एरिया शेडेड। शेडेड और वीकेंड से हैज्ड एरिया एक ही बात है, ये पढ़ाया था बेटा मैंने आपको। सिग्मा बेंडिंग मैक्स क्या होगा? सिग्मा बेंडिंग मैक्स होता है एम मैक्स अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, ये मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट करी, डिवाइडेड बाय वाई मैक्स इंटू वाई बार ए शेडेड। सब पढ़ाया था बेटा ये। वाई मैक्स से वाई मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? एम मैक्स। तो एम मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 16 किलो न्यूटन मीटर। तो 16 किलो को तोड़ दिया इसमें और मीटर को तोड़ दिया एम में, ये बन गया 16 न्यूटन एम। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आई लेते हैं बीम का, बीम का आई कितना हो जाएगा? ये वैल्यू है 100 और ये टोटल वैल्यू है 150। तो बी एच क्यू बाई 12, बी की वैल्यू हो गई 100, एच क्यू वैल्यू हो गई 150 बाई 12, 12 चला गया ऊपर। अब आता है वाई बार। वाई बार क्या होता है? शेडेड पोर्शन का सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो शेडेड पोर्शन का, ये रहा शेडेड पोर्शन, इसके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस कहाँ से? न्यूट्रल एक्सिस से। तो बेटा अगर ये टोटल 25 है तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 12.5। तो वाई बार की वैल्यू आ गई 12.5। क्या लिख दिया बेटा मैंने? 12.5। एरिया शेडेड, एरिया शेडेड कितना होगा? ये टोटल एरिया कितना है? ये वाला टोटल शेडेड एरिया दिस मच। टोटल शेडेड एरिया हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 50। 25 इंटू 50। सॉल्व कर लो बेटा, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं था, 54 भर का क्वेश्चन है। ये आ रहा है बेटा सॉल्व होने के बाद, एफ हैज्ड और वी कैन से एफ शेडेड, एक ही बात है। एफ शेडेड इज इक्वल टू 8888.88। इसको डिवाइड न्यूटन में आ रहा है ना, इसको डिवाइड कर दो 10 पावर 3 से, तो आ जाएगा 8.88, यानी 8.88 या 8.9 किलो न्यूटन, विच इज द राइट आंसर। छाप लो फटाफट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और क्या बचा हुआ है इसमें। बीम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन सब्जेक्ट टू द वर्टिकल शियर फोर्स बी, द शियर फोर्स कैरिड बाय द, बेटा ये शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। मैंने बोला था कि इसको आप उससे स्पेशल क्लास से देखना, तो इसको मुझे पढ़ाना है एक बार, ठीक है? तो इसका मैं स्पेशल क्लास बनाऊंगा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखते हैं। बाकी जो प्लस वाले बच्चे हैं उसको कर लेंगे अपने आप, ठीक है? तो एक बार देख लीजिएगा प्लस के बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। ये बेटा शेयर फ्लो का क्वेश्चन है, इसको भी अभी मैं होल्ड पर डाल रहा हूँ। पढ़ाया नहीं है कॉन्सेप्ट मैंने, तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको। ये बड़ा कॉन्सेप्ट भी है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी फिलहाल नहीं पढ़ना हमें, ये सिविल वालों के लिए बेसिकली देखा जाए तो। नो डाउट सिविल वाले बच्चों, निराश नहीं होना है आपको किसी बात के लिए। ये शेयर फ्लो कॉन्सेप्ट मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा स्पेशल क्लास में या यूट्यूब पे, ठीक? तो इन दो को होल्ड करते हैं। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस द सेक्शन एक्स शोन इन फिगर बोलो, ये आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ाया हुआ है, इसको कर लेते हैं एक बार, ठीक है? इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, 5 मिनट लगेगी करने में, क्या जाना है। या एक काम करो, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कहाँ पढ़ाया हुआ है? ये यूट्यूब पे जो मेरे सॉन्ग है ना, यूट्यूब पे जो सॉन्ग पढ़ाया है मैंने,
उसमें ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया हुआ, तो आप वहां से देख लो। ये गेट का क्वेश्चन भी है बेटा, इजी क्वेश्चन है, ये कुछ है नहीं। दिस द क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट। ठीक है, तो पढ़ाया हुआ एक बार देख लो बेटा, तो अननेसेसरी दो दो बार नहीं करते। ये मैंने अभी जो मेरी सीरीज पढ़ी हुई ना गेट की, सॉम की, यूट्यूब की, उसमें कंप्लीट करा हुआ। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बेटा इस सेक्शन को अलग से बना लो, मैं हिंट दे देता हूँ करना क्या है। ये वाला सेक्शन ऐसा दिखाई देगा ऐसे करके। अब ये लोड यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके, पी। अब होगा क्या भैया, पी लोड लगा हुआ। अब ये जो सेक्शन है ये वाला, तो इसके लिए इसका इस वाले सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे होगा नीचे, तो इसके लिए एसेंट्रिक लोड बन गया ये। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कुछ होगी, पता लगा लेना जो भी आ रही है, डी/2 का आधा कर लेना, डी/4 हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली एक मूवमेंट आ जाएगा, तो पी लोड तो एक्ट करेगा ही करेगा। तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगी सिग्मा डायरेक्ट, जिसकी वैल्यू होगी पी/ए, तो जो भी एरिया यहाँ पे दिया होगा देख लेना। और एक आ जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस, वो कितनी हो जाएगी, M/I × Y। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ, P/A, P/E। कराया हुआ है क्वेश्चन मैंने, तो वहां से देख लीजिएगा बेटा, अननेसेसरी दो दो बार नहीं करते। ये क्या है, a timber beam is simply supported at the ends, carries a concentrated load at midspan, ठीक है ना। the maximum longitudinal stress F is, longitudinal stress F इतनी दे रखी है, the maximum shear stress is 1.2, the ratio of the span to the depth would be। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको निपटाते हैं। तो क्या कह रहा है पहले समझिए, टिम्बर बीम सपोर्टेड एट द एंड्स एंड कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, ये रहा। ठीक, कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है, लेट्स से पी, और ये हो गई हमारी सिंपली सपोर्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या आंसर आने वाला है। दोस्तों इसका एसएफडी क्या बनेगा, इसका एसएफडी बनेगा ये, वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये P/2, P/2, ये वैल्यू कितनी होगी P/2, तो रिएक्शन कितनी आएगी, P/2 आएगी। ये हो गया एसएफडी, यानी शियर फोर्स की वैल्यू P/2 है पूरे बीम के अंदर। यहाँ भी P/2 है, बस डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, इतना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है P/2 और ये है P/2। नाउ एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स कितना होगा, P/2 अपॉन एरिया, एरिया फोर्स अपॉन एरिया हो गया ना, फोर्स की वैल्यू P/2 है। शियर फोर्स मैक्सिमम कितना है, P/2 है ना, मैक्सिमम शियर फोर्स चेक कर लो कहीं भी, मैग्नीट्यूड कितना है, P/2 है। कहीं पे भी निकाल लो, सपोर्ट पे निकाल लो, यहाँ पे कॉर्नर में, बीच में निकाल लो, यहाँ निकाल लो, कहीं निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कितना है टाउ मैक्स का, P/A। पी की वैल्यू कितनी है, P/2। क्लियर, तो टाउ मैक्स कितना हो गया बेटा, टाउ मैक्स सिंपली हो गया P/2, और एरिया कितना है, एरिया कुछ है नहीं, तो एरिया मान लेता हूँ कि ये जो बीम है रेक्टेंगुलर है। एक मिनट, एक मिनट दे दो मुझे जरा। इसमें a timber beam simply loaded at the end and carry the concentrated load in the midspan, the maximum long maximum shear stress is the ratio of the span to depth। ठीक है, जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेटा रेक्टेंगुलर मानो उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेप्थ का पूछ रहा है ना, स्पैन और डेप्थ। ठीक है, तो ये हो गई डेप्थ H, और ये हो गया विड्थ
बी, बी और एच, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो उसने और पूछा क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, एल, बीम की लेंथ है एल। फाइनली क्वेश्चन है कि एल बाई एच का रेशियो बताइए, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। स्पेन का मतलब लेंथ और डेप्थ का मतलब एच। एल और एच का रेशियो बेटा हमें बताना है। तो उसने कुछ हिंट विंट दे रखी है, तो टाउ मैक्स बेटा मैंने ऐसे करके निकाल लिया। तो टाउ मैक्स वैल्यू हो गई पी डिवाइडेड बाई 2, और एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू एच, खत्म। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस उसने जो दे रखी है, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्स कितनी दे रखी है, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है बेटा, 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बेटा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी, जब एम मैक्स होगा डिवाइडेड बाय आई होगा, और इधर वाई मैक्स होगा, इज इक्वल टू 12। ये वैल्यू दी हुई है। एम मैक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम with point loaded mid span, so what is the maximum bending moment, WL by 4। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL/4 हो गई, आई की वैल्यू हो गई BH³ by 12, 12 गया ऊपर, वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, H/2, और ये मिला के आएगा 12। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो सी केयरफुली, एच से एक एच गया, और ये है WL, ये 12 ऊपर है, ये 2 से गया बेटा 4 बार, 3 बार, तो ये आ गया 3WL, गलती नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से देखते हैं, 3WL, नीचे बचा ये 2, और बचा B, और ये बचा H स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ गया, B बचा, H स्क्वायर बचा, WL बचा, 3 बचा, इक्वल टू 12, ये वैल्यू आ रही है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से उठाओ बेटा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू दिस, तो टाउ मैक्स दिया हुआ है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी बोल लो या डब्ल्यू बोल लो बेटा, एक ही बात है। तो W/2A, डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू, टू की जगह पर टू, एरिया की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू एच, और टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.2, ये हो गया 1.2 इज इक्वल टू W/2 BH। एक काम करते हैं दोस्तों, जरा यहाँ से 3 से गया ये 4 बार, ठीक है, और 4 को मैं इधर ले गया, तो ये बचा W/BH, सुनना जरा क्या कर रहा हूँ, WBH, यहाँ बचा L/H, बचा L/H इज इक्वल टू, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ से W/BH की वैल्यू उठा लेते हैं बेटा हम, कितनी आ गई, 2 इंटू 1.2 आ गई, 2 इंटू 1.2 यानी कि 2.4। इस 2.4 की वैल्यू को, यानी W/BH की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ गया देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कलर चेंज कर रहा हूँ, सी, W/BH की वैल्यू उठा के बेटा मैंने यहाँ पुट कर दी, कितना आ गया, सी केयरफुली, 2.4, 2.4 L/H इज इक्वल टू 8। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर बेटा। कहीं गलती तो नहीं करी है मैंने, एक सेकंड कहीं एक बार चेक कर लेता हूँ फाइनली। W/2A, एरिया कितना था, B इंटू एस, सही है, B इंटू एस था, B इंटू एस सही है। टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखी है 1.2 न्यूटन, और न्यूटन पर एम स्क्वायर दे रखी है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। तो 8 डिवाइडेड बाय 2.4, L/H ही हमसे पूछ रहा है वो,
1.2 है ना, ठीक है 1.2। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है परफेक्ट। चार से गया 3 बार, 3 बचा इधर, 3 WL, 2 इधर आ गया, सही है। 3 से गया ये 12, 4 बार, 4 दूनी हो गए 8। यहाँ से 2.1 इक्वल टू एच, यहाँ से ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। L/H कितना आ रहा है बेटा, 8/2.4, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है ऑप्शन में, तो ये है ही नहीं। एक सेकंड मुझे चेक करने दो बेटा, 1 मिनट। WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का आएगी इस केस में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बेटा यहाँ होगा मिड पॉइंट में, हेयर। इसकी वैल्यू होती है WL/4, वी नो दैट। यस, WL/4 सही है। आई की वैल्यू हो जाएगी BH³/12, 12 गया ऊपर, WL/4 इधर, और BH³/12 सही है। और वाई की वैल्यू हो जाएगी H/2, वाई की ये वाली वैल्यू हो जाएगी H/2। रेशियो ऑफ द स्पैन टू द डेप्थ, स्पैन टू द डेप्थ वुड बी L/D पूछना है। ठीक है, चलो। तो ये H/2 हो गया। अब देखो बेटा, एक H से ये H कट गया तो BH² बचा नीचे, ठीक है। इस 4 से ये 3 बार गया, ठीक है। 3/2 इधर बचा, W बचा, L बचा, BH² बचा, इक्वल टू 12 बचा, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट चल रहा है यहाँ तक। फिर W, B और H को मैंने बाहर निकाल लिया। 3 से 4 बार गया था, 2 को मैंने इधर, 4 दूनी 8 हो गए। और यहाँ बचा L/H, सही है, परफेक्ट है। अब यहाँ से बेटा टाउ मैक्स की वैल्यू थी 1.2, और निकलेगी कैसे, ये W/A से, 2A से। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एरिया सेम है, मैक्सिमम लोड कितना है, P/2 यानी W/2A। ये आ गया बिल्कुल ठीक। WB/H आ गया 2.4, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कोई पॉइंट बेटा मिस हो रहा है मुझसे, एक सेकंड। ये ऑप्शन तो हमेशा ही नहीं कर रहा हमारा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आप? सिंपल कॉन्सेप्ट है, P/2BH। यहाँ एक बार मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ। M/I/Y होता है, तो BH³/12 ऊपर चला गया। M की वैल्यू होती है WL/4, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। WL/4 ही होता है ना, W/2 इंटू L/2, WL/4 होता, सही है। WL/4 परफेक्ट है। WL/4 तो मोमेंट हो गया, ये अलग कर दे रहा। BH³/12 ऊपर चला गया, ठीक है। वाई मैक्स की वैल्यू हो गई H/2, परफेक्ट। 4 से 12 गया 3 बार, 3 लिख दिया मैंने। H से H गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 2 यहाँ बचा था, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। इधर ये 12 था, एज इट इज 12 लेके रहने दो अभी इसको, ये 3 एज इट इज लेके रहने दो, तो 3WL/BH² ये बचा था हमारे पास, और ये बचा था 12। अब 3 से 12 कितनी बार जाता है, 4 बार। 2 से 8 बार आ गया, सही है। तो WH WL सही है, 8 आ गया, ठीक है बेटा। तो फिर ऐसा है, ऑप्शन गलत है बेटा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन शायद फिर गलत दिया हुआ है। या एक मिनट, मुझे इसमें एक चीज समझने दो। मैक्स, अच्छा, ठीक है बेटा, समझो जरा क्या है टाउ मैक्स। हाँ, मुझे समझ में आ गया कहाँ कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, समझो जरा, सब कुछ ओके है। दोस्तों एक चीज समझो, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स
जब हमारा इस तरह से शियर फोर्स वेरी करता है तो टाउ मैक्स कितना होता है? ये तो एवरेज स्ट्रेस हो गई ना, ये तो दिस पी बाई ये तो एवरेज स्ट्रेस होता है बेटा। ऐसे समझते हैं, अब समझ में आ गया क्या कहाँ गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। तो टाउ मैक्स, हाउ मच? टाउ मैक्स होता है 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। याद आया कुछ? ये चैप्टर कहाँ मिलेगा आपको? ये स्पेशल क्लास में मिलेगा, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। ये स्पेशल क्लास में एक बार देख लीजिएगा, स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस में शियर, जैसे मैंने अभी बोला भी था आपसे, ये वाला चैप्टर, ये यार शियर फ्लो और ये वाला चैप्टर मैंने बेटा स्पेशल क्लास में कवर करा है। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं कवर स्पेशल में करा दूंगा। तो सुनो क्या था ये। अभी एक एक रूल, एक वो याद कर लो आप फिलहाल के लिए। अगर रेक्टेंगुलर बीम है ऐसा वाला, या फिर स्क्वायर बीम है, या फिर ऐसा वाला रेक्टेंगल बीम है, इनके केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आती है वो 1.5 टाइम्स होती है टाउ एवरेज की। किसके? टाउ एवरेज की। तो बेटा 1.5 टाउ एवरेज क्या होता है? टाउ एवरेज होता है पी बाई ए। पी बाई ए। सो सी केयरफुली, तो 1.5 पी, पी कितना निकाला था हमने? W/2। एरिया था बी इंटू एच, ये था। क्लियर? तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहां से फाइनली टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.5/2 W/P/H। ऐसे समझते हैं बेटा आप लोग, है ना? ये एक्चुअली 1.5 का हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ये टाउ मैक्स नहीं है क्योंकि ये तो शियर फोर्स हो गया कांस्टेंट। बट वी नो दैट कि क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो शियर स्ट्रेस होती है वो पैराबोलिकली वेरी करती है। ये पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने इतना टॉपिक तो आपको। पैराबोलिकली वेरी करती है तो ये वैल्यू कितनी होती है? ये वाली, दिस वैल्यू इज द टाउ मैक्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? एवरेज स्ट्रेस का 1.5 गुना। ठीक, तो यहाँ पे चेक करते हैं बेटा, यहाँ से क्या है देखो जरा। टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू W/BH। अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये है W/BH की वैल्यू, दैट इज 2.4 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू W/BH। ये वैल्यू आ रही है। तो W/BH की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे। W/BH की वैल्यू पुट करी मैंने, दोबारा पुट कर रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ यहाँ से। W/BH की वैल्यू ये नहीं है बेटा, कितनी है? सब छोड़िए, अब यहाँ से पकड़ते हैं टाउ मैक्स, दैट इज 2.4 बाई 1.2। तो यहाँ पुट किया मैंने, तो W/BH की वैल्यू पुट करी 2.4 डिवाइडेड बाय 1.5 L/H इज इक्वल टू 8। अब सॉल्व करो इसको। 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.4, 5 इज द आंसर। यस, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, L/H इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। खत्म। आया समझ में? इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करो। दिस इज द क्वेश्चन कंटेनिंग टू कॉन्सेप्ट्स। एक तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है और एक इसमें शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो टाउ मैक्स डायरेक्टली मत निकाल लीजिएगा। सुबह से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेरा भी माइंड ना बन ना रहा है इस वक्त लगातार क्लास ले रहा हूँ तो माइंड ने अब काम करना बंद कर दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार मैंने रिकॉर्डेड क्लास आपको दी है। तो वैसे क्लासेस ले रहा हूँ तो मेरा माइंड भी ठंडा पड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्टली मत निकाल दीजिएगा। ये पी लोड है, ये एवरेज स्ट्रेस देगा हमें। पी बाई ये करेंगे तो एवरेज होगा वो, ये पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने आप लोगों को। ठीक है, वो एवरेज स्ट्रेस होगा। दिस वाज द एवरेज, नॉट द टाउ मैक्स, दिस वाज द एवरेज। और टाउ मैक्स क्या होती है इन तीनों केसेस के लिए? याद रखना, टाउ मैक्स 1.5 गुना होती है एवरेज स्ट्रेस की। अगर सर्कुलर बीम होती तो टाउ मैक्स होती 4.4/3, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज।
अगर ऐसा वाला बीम होता, स्क्वायर बीम, जिसको हम डायमंड वाला बीम भी बोलते हैं, लाइक दिस, अगर ऐसा बीम होता तो इसको बोलते हैं बेटा, इसके लिए होता टाउ मैक्स इज इक्वल टू 9/8 ऑफ टाउ एवरेज। तो डू नॉट मेक अ मिस्टेक प्लीज, मिस्टेक मत करिएगा, याद रखिएगा इस फंडे को। एवरेज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकाला हमने, कुछ भी नहीं किया। एवरेज स्ट्रेस, दिस इज नॉट द मैक्स, एवरेज स्ट्रेस क्या है, टाउ एवरेज इज द लोड अपॉन एरिया। लोड कितना था, P/2, ये रहा P/2, शीयर फोर्स अपॉन एरिया, खत्म। जिन लोगों ने बेटा मेरे सारे सेशन देखे हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ा आसान है ये। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सेशन नहीं देखे हैं प्लीज एक बार देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा मैंने ये कराया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉल मी, मैसेज मी। बाकी दोस्तों जिन लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना, यू कैन यूज माई कोड GPS लाइव। ठीक है, और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इफ यू, अगर आप मुझे चूज करते हैं एज योर मेंटर, तो मेरे पास बेटा एक मेंटरशिप मिलेगी आपको बेहतरीन। ठीक है, एक असाइनमेंट मॉड्यूल्स बेटा आपको मिलते रहेंगे, जैसे मैंने ये बांटा हुआ है, आपको पर्सनल ग्रुप आपको मिलेगा बेटा, जिसमें आप मेरे बच्चे हैं जो पर्सनली, जो कौन है प्लस के स्टूडेंट्स हैं। टेस्ट सीरीज आपको मेरी पर्सनल मिलेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों प्लस के, तो भटकिए मत अगर आपको सीरियस स्टडी करनी है। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई टीम। मेरी टीम का नाम है अनअकैडमी के शेर, लड़कों की टीम का, लड़की की जो टीम है मेरी उसका नाम है अनअकैडमी की शेरनिया। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन दैट टीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी डू रिमेंबर माई कोड GPS लाइव टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।